राम राम सभी को। जब भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की बात आती है तब ज्योतिष शास्त्र में मंत्र, यज्ञ, दान, रत्न और रुद्राक्ष को सबसे अधिक प्रमुखता दी गई है। जब भी जन्म कुंडली में कोई ग्रह पीड़ित अवस्था में हो, पाप प्रभाव में हो अथवा अपने पूर्ण फल देने में सक्षम ना हो, तब ज्योतिष शास्त्र में उस ग्रह का बल बढ़ाने के लिए उपाय बताए जाते हैं। जितने भी उपाय बताए जाते हैं उन सभी में सबसे पसंदीदा उपाय है जैम स्टोन को धारण करना, क्योंकि जैम स्टोन धारण करना अपने आप में सबसे आसान है। आप बाजार से एक स्टोन खरीद कर ला सकते हैं, उसको पहन सकते हैं। इसलिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है कि मेरी कुंडली में कौन सा ग्रह पीड़ित है और इस ग्रह को बल देने के लिए मैं किस रत्न को धारण कर सकता हूँ, मेरा शुभ रत्न कौन सा है। तो आज की इस वीडियो में हम जन्म कुंडली से आपका बेस्ट जैम स्टोन सिलेक्शन किस तरह से करें, इसी पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जैम स्टोन सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है, ग्रहों के क्या प्लेसमेंट होते हैं, इन सभी टॉपिक्स पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यह वीडियो ज्योतिष के प्रैक्टिशनर और जो लोग खुद से जैम स्टोन पहनना चाहते हैं, जिन्होंने पहन रखा है, उन सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं जैम स्टोन सिलेक्शन भी बताऊँगा। तो अगर आप किसी को जैम स्टोन प्रिस्क्राइब करते हैं तब आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको जैम स्टोन प्रिस्क्राइब करने में हेल्प करें। और अगर आपने खुद से पहन रखा है तो आप खुद जान सकें कि आपने जो जैम स्टोन पहन रखा है वो आपके लिए सही है अथवा नहीं है। तो जब भी जैम स्टोन सिलेक्शन की बात आती है तब बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पूछते हैं कि मेरा शुभ रत्न कौन सा है, आप मुझे मेरा शुभ रत्न बता दो। तो देखिएगा, जब भी आपके मन में कोई रत्न पहनने का विचार आए, या आप अगर एस्ट्रोलॉजर हैं और आपके पास कोई अगर पूछता है कि मेरा शुभ रत्न बता दो, तो सबसे पहले तो यह प्रश्न क्लियर होना चाहिए कि आपको जैम स्टोन क्यों पहनना है, और अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपको सामने वाले को जैम स्टोन क्यों पहनाना है। क्योंकि देखिएगा, समस्या का ही समाधान किया जा सकता है। ज्योतिष में शुभ अशुभ जैसा वास्तव में कुछ होता नहीं है। अगर सामने वाला कहता है कि मुझे करियर रिलेटेड कोई परेशानी है या करियर में प्रोग्रेस के लिए मुझे कोई जैम स्टोन बताए, तो उससे संबंधित भावों का, उससे संबंधित ग्रहों का विश्लेषण कर कर ही आप उस व्यक्ति को जैम स्टोन बता सकते हैं। 16 अगस्त से हमारा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। हमारे जो भी मित्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, जो भी प्रेडिक्शन बहुत ही एक्यूरेटली करना चाहते हैं, वो हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क करके बाकी की डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो जैम स्टोन आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा कर रहा है, वो हो सकता है आपके करियर को कहीं डाउन कर दे, या जो जैम स्टोन आपके करियर को अच्छा कर रहा है, हो सकता है वो आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा ना हो। इसलिए सबसे पहले तो यह प्रश्न बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि किस समस्या के लिए आप जैम स्टोन पहन रहे हैं। आपको समस्या पता चली, उसके बाद उस समस्या से संबंधित भाव, भावेश और ग्रह के विश्लेषण के द्वारा आप किसी जैम स्टोन का सिलेक्शन करेंगे। अब इसके बाद प्रश्न आता है कि किन भावों के जैम स्टोन पहने जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपने करियर से रिलेटेड प्रश्न पूछा तो सीधा सीधा उठा के दसम भाव का जैम स्टोन पहना दिया जाए, या दसम भाव के स्वामी का प्लेसमेंट देखकर उसका जैम स्टोन पहना दिया जाए, या फिर शनि जो कर्म कारक है उसका जैम स्टोन पहना दिया जाए। देखिएगा, जब भी किसी को जैम स्टोन का सिलेक्शन किया जाता है, किसी को पहनाया जाता है, तो ज्योतिष में एक बहुत ही साधारण सा रूल है कि लग्न, पंचमेश और नवमेश का रत्न सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। आप इनमें से किसी एक रत्न को सिलेक्ट करें। अगर वह रत्न, उस रत्न का स्वामी ग्रह आपकी समस्या से संबंधित किसी भाव को या ग्रह को बूस्ट कर रहा है, ठीक है। पहला 159, उसके बाद आप 4th लॉर्ड का जैम स्टोन बना सकते हैं, आप 10th लॉर्ड का जैम स्टोन बना सकते हैं, आप 11th लॉर्ड का जैम स्टोन पहना सकते हैं। अगर 11th लॉर्ड आपकी कुंडली में बाधक नहीं है, कभी भी किसी व्यक्ति को 6, 8, 12 बाधक और मानक भावों के जैम स्टोन नहीं पहनाने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए। बहुत सारे विद्वान मैंने अक्सर देखा, यूट्यूब पर भी बोलते हुए, कुछ रील्स में बोलते हुए भी देखा है कि मैंने
12th हाउस में बैठे हुए ग्रह का भी जेम स्टोन पहनाया और उससे भी फायदा हो गया। मैं 7th हाउस के जेम स्टोन को पहनाया और उससे फायदा हो गया। देखिएगा, 7th हाउस मारक भाव है, 12th हाउस लॉस का हाउस है। आप अगर एस्ट्रोलॉजी में जेमस्टोन की फिलॉसफी अगर पढ़ेंगे तो वो स्पष्ट रूप से कहती है कि 159 के जेमस्टोन पहनाने चाहिए। अब इस फिलॉसफी को आप समझें कि क्यों 159 की जेमस्टोन ही प्रिस्क्राइब किए जाते हैं और इनका सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है। देखिएगा, आपका जन्म एक विशेष लगन में हुआ, उस लगन का कोई स्वामी है, उस लगन में कोई राशि है, उस लगन स्वामी का, उस लगन राशि का कोई अपना एक तत्व है, उस तत्व के फ्रेंडली तत्व के ही जेमस्टोन आपको पहनाए जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा आपका जन्म लगन मेष है, मेष लगन के स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल अग्नि तत्व है, मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। अब अगर ऐसे व्यक्ति को वायु तत्व का जेमस्टोन पहना दिया जाए या फिर ऐसे व्यक्ति को जल तत्व का जेमस्टोन पहना दिया जाए तो वो सबसे पहले तो उस व्यक्ति की हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। अब मान लीजिएगा मेष लगन का व्यक्ति है, उसने आकर आपसे कहा कि मुझे अपने करियर में सफलता नहीं मिल रही, मुझे करियर से रिलेटेड कोई जेमस्टोन बताइएगा। अब मैंने आपसे अभी कहा कि 159 के जेमस्टोन आप पहना सकते हैं और उसके बाद 10th लॉर्ड का भी आप जेमस्टोन पहना सकते हैं। तो मेष लगन में शनि आपके 10th लॉर्ड होते हैं, शनि आपके 11th लॉर्ड भी होते हैं। तो क्या 10th लॉर्ड शनि है तो शनि का जेमस्टोन पहनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं पहनाया जा सकता। क्योंकि पहली चीज कि शनि और मंगल आपस में शत्रु ग्रह हैं। लग्नेश जो है आपका अग्नि तत्व है और 10वें भाव में जो राशि आ रही है, जिस ग्रह का आप जेमस्टोन पहनाना चाह रहे हैं, वो वायु तत्व है। दूसरा, शनि आपकी कुंडली में 11th लॉर्ड भी हैं जो कि मेष लगन में बाधकेश होते हैं। तब ऐसे में मेष लगन वाले व्यक्ति को शनि का रत्न पहनाया ही नहीं जा सकता। पहली स्थिति यह है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रहों का भी जेमस्टोन पहनाया और उससे लाभ दिया है कि अगर लग्नेश 12th हाउस में बैठा है तो भी मैंने उसका रत्न पहना दिया। तो देखिएगा, मैं क्यों कह रहा हूं कि 6, 8, 12 के ग्रहों का रत्न नहीं पहनाना है। अब आप मान लीजिएगा कि आपका मेष लगन ही है, 6, 8, 12 में जो राशियां आएंगी उन राशियों के आप तत्व देखिएगा। मेष लगन में 6th हाउस में बुध की राशि आएगी, वायु तत्व का ग्रह है। 8th हाउस में वृश्चिक राशि आएगी जो कि जल तत्व राशि है। 12th हाउस में मीन राशि आएगी जो कि जल तत्व राशि है। तब ऐसे में अगर मंगल किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल लग्नेश है, किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल जलीय राशि में बैठ गया या वायु तत्व राशि में बैठ गया, तब ऐसे में मंगल का रत्न मूंगा भी नहीं पहना सकते। 6, 8, 12 की तो छोड़ो। पहली बात, मंगल का रत्न मूंगा भी पहनाने के लिए आपको मैंने क्यों मना की? क्योंकि 8th हाउस में जो राशि है वो वृश्चिक राशि है, मंगल की ही राशि है। मंगल अगर जलीय राशि में बैठा तो मंगल की जो दूसरी राशि आ रही है वो 8th हाउस में आ रही है, वो जल तत्व को बढ़ा देगी। ठीक है, मान लीजिएगा मंगल मेष लगन की कुंडली है और मंगल कर्क राशि में बैठा है। अब आपको दिखेगा मंगल नीच है तो नीच ग्रह का जेमस्टोन बना दो, यही विचार आएगा ना। किंतु लग्नेश स्वयं से जल तत्व राशि में है और उसकी जो दूसरी राशि है वो भी जल तत्व में आती है। तब ऐसे में मंगल का अगर आप रत्न पहना देंगे तो लग्नेश में जल तत्व बढ़ जाएगा, व्यक्ति को हेल्थ से रिलेटेड कोई बेनिफिट होगा नहीं, किसी और तरह का ही बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि उसको हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि 5th लॉर्ड का रत्न पहना सकते हैं। तब आप यहां पर सूर्य का रत्न पहना सकते हैं। अगर सूर्य की स्थिति भी किसी जलीय राशि में या वायु तत्व राशि में नहीं है, अगर सूर्य जलीय या वायु तत्व राशि में बैठ गया और साथ में 6, 8, 12 में बैठ गया तो सूर्य का रत्न भी नहीं बना सकते। अगर सूर्य मान लीजिएगा मेष राशि में बैठ गया या धनु राशि में बैठ गया या सिंह राशि में बैठ गया, तब आप सूर्य का रत्न पहना सकते हैं। गुरु का रत्न भी अगर आप पहनाएंगे, क्योंकि गुरु आपके नवमेश हैं, किंतु गुरु आपके द्वादश भी हैं जो कि
जलीय राशि के स्वामी अगर गुरु केंद्र में भी बैठे हैं, मान लीजिएगा कर्क राशि में बैठेंगे, तब भी आप गुरु का रत्न नहीं बना सकते, क्योंकि गुरु ने जल तत्व को बढ़ा दिया। अब 6, 8, 12 में जो राशि आती हैं, मैंने आपसे कहा ना कि वो लग्न के अपोजिट तत्व वाली आती हैं। जब भी आप कोई जेमस्टोन पहनते हैं तो जेमस्टोन वास्तव में है क्या? जेमस्टोन कुछ केमिकल्स से बना एक पत्थर है, उसमें कुछ तत्व होते हैं जो आपकी बॉडी पर जब टच करता है तो उस तत्व की वृद्धि करते हैं, फलस्वरूप आपकी बॉडी में उस तत्व की वृद्धि होती है, और उस तत्व की वृद्धि होने से आपकी बॉडी में कुछ लाभ होने की और कुछ हानि होने की संभावना होती है। तो इसलिए कभी भी जेमस्टोन अगर पहनाएं तो उसको पहले ये देखें कि जिस प्रॉब्लम के लिए जेमस्टोन पहनाया जा रहा है वो प्रॉब्लम किन ग्रहों के द्वारा सॉल्व की जा सकती है। अब मान लीजिएगा आपका प्रश्न होगा कि कोई व्यक्ति विवाह के लिए अगर प्रश्न लेकर आता है कि विवाह नहीं हो रहा, तब ऐसे में उस व्यक्ति को किस भाव का जेमस्टोन बनाया जाए? तो देखिएगा, विवाह का जो मुख्य भाव है वो 7th हाउस है। अब मैंने आपसे कहा कि 7th हाउस का जेमस्टोन आपको बनाना नहीं है, क्योंकि 7th हाउस मारक भी होता है। अगर आपने 7th हाउस का जेमस्टोन बनाया तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को कोई हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाए। अब ऐसे में अगर दिखता है कि एक्सट्रीम लेवल पर प्रॉब्लम है, व्यक्ति को एक्सट्रीम लेवल पर विवाह करने में दिक्कत आ रही है या वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, तब आप उसको 7th लॉर्ड का जेमस्टोन पहनाएंगे, मगर कुछ समय के लिए। आप उसको कह सकते हैं कि भाई 7th लॉर्ड का जेमस्टोन आप पहन लीजिएगा 1 2 साल के लिए, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। जैसे ही आपका विवाह हो जाए आप इस जेमस्टोन को उतार कर रख देंगे, क्योंकि ये जेमस्टोन आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी देगा। तो अगर किसी ऐसे ग्रह का जेमस्टोन पहनाना पड़े जो कि लग्नेश का शत्रु है या लग्न के तत्व से बिल्कुल अपोजिट है, तो उसको कुछ समय के लिए पहनाया जाता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले तो हमें ये प्रॉब्लम पता हो कि व्यक्ति किस लिए जेमस्टोन पहनना चाहता है। इसके बाद अगर हम किसी कुंडली में ये देखते हैं कि कोई भी जेमस्टोन नहीं पहना जा सकता, अगर लग्न की स्थिति भी अच्छी नहीं है, 5th लॉर्ड की भी स्थिति ऐसी नहीं मिल रही कि जेमस्टोन पहनाया जा सके, 9th लॉर्ड की भी नहीं मिल रही, 11th लॉर्ड की भी नहीं मिल रही, तब ऐसे में क्या करें? तब आप ऐसे में संबंधित भाव से, संबंधित ग्रह से जुड़े हुए किसी रुद्राक्ष को व्यक्ति को प्रिस्क्राइब करें, क्योंकि जेमस्टोन किसी तत्व विशेष से बनते हैं, तो इसलिए उनका प्रभाव शरीर पर अधिक होता है। जेमस्टोन के नकारात्मक फल भी मिलते हैं, सकारात्मक भी मिलते हैं, किंतु रुद्राक्ष के नकारात्मक फल नहीं मिलते। तब ऐसे में आप उस व्यक्ति को रुद्राक्ष प्रिस्क्राइब कीजिएगा। आप ग्रह को बल देने के लिए रुद्राक्ष पहनेगा, जो कि सबसे अधिक प्रभावी और हानि रहित है। इसके बाद एक और प्रश्न आता है कि क्या वास्तव में रत्न काम करते हैं? इसका उत्तर मैं आपको सबसे आखिर में दूंगा। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि किस तरह से जेमस्टोन का सिलेक्शन किया जाता है। आप ये जो कुंडली देख रहे हैं, इस व्यक्ति ने लगभग 1-1.5 साल पहले मुझसे कंसल्टेंसी ली थी और उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे करियर में उन्नति के लिए जेमस्टोन आप बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लग्न में तुला राशि आती है जो कि वायु तत्व राशि है। अब करियर के लिए अगर हमें इनको रत्न बताना है, करियर में अगर प्रोग्रेस इनको चाहिए, तो वहां पर हम देखते हैं कि 10th हाउस हमारे करियर का हाउस होता है। 10th हाउस में जो राशि आती है वो आती है चंद्र की राशि। लग्न के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र और चंद्र दोनों आपस में एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं। एक वायु तत्व है और एक जल तत्व है। ऐसे में अगर इस व्यक्ति को मोती पहना दिया जाए तो इस व्यक्ति को एक्सट्रीम लेवल पर हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाएंगे। इस व्यक्ति को कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जब हम किसी व्यक्ति को कोई जेमस्टोन प्रिस्क्राइब करते हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति की हेल्थ और मेंटल स्थिति के बारे में पता कर लेना चाहिए। साथ ही साथ उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के बारे में पता कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उसको जेमस्टोन प्रिस्क्राइब कर दें और वो व्यक्ति
उस जेमस्टोन को खरीदने में सक्षम ना हो, क्योंकि बहुत से जेमस्टोन हैं जैसे कि पुखराज हुआ, हीरा हुआ, नीलम हुआ, काफ़ी महंगे भी आते हैं। तो हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि 10th लॉर्ड का जेमस्टोन बनाना चाहिए जो कि दशमेश हैं, किंतु 10th लॉर्ड तो यहाँ पर चंद्र हैं, तो चंद्र का जेमस्टोन तो नहीं बना सकते क्योंकि वो लग्न को अपोजिट एलिमेंट होने की वजह से नुकसान करेगा। अब जेमस्टोन अगर चंद्र का नहीं बना सकते तो किसका बनाए? अब हम देखते हैं कि चंद्र इस कुंडली के 4th हाउस में बैठे हैं। 4th हाउस में बैठकर 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिस राशि में चंद्र बैठे हैं वह राशि शनि की है, और शनि भी वायु तत्व ग्रह हैं जो कि लग्नेश के मित्र भी हैं, और लग्न में जो राशि है वह भी वायु तत्व की है। तो चंद्र दशमेश क्योंकि शनि की राशि में बैठे हैं, इसलिए यहां पर दूसरा पॉइंट निकल कर आता है कि हम इस व्यक्ति को नीलम पहना सकते हैं। तो क्या इस व्यक्ति को नीलम प्रिस्क्राइब कर देना चाहिए? मैंने इनसे पूछा कि आपकी हेल्थ कैसी रहती है, कि आपको कोल्ड एंड कफ तो नहीं रहता? इन्होंने बताया कि हाँ, इनको कोल्ड कफ की समस्या है। अब ऐसे में अगर मैं इनको नीलम प्रिस्क्राइब कर दूं, क्योंकि चंद्र शनि की राशि में है, तो वहां पर भी इनको हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। 2 कारण। पहला तो शनि की राशि में चंद्र बैठे हैं, ऐसे में ये कोल्ड कफ को बढ़ाते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि शनि अपने से ही 12th गए हैं। जब भी कोई ग्रह अपने से 12th जाए तो ऐसे में उस ग्रह का रत्न नहीं पहनाना चाहिए। अब हमें यहाँ पर इस व्यक्ति को हेल्थ के लिए, इस व्यक्ति के करियर को ध्यान में रखकर कुछ तो बताना ना, जो कि हेल्थ को भी बैलेंस करे, करियर को भी बैलेंस करे और इसकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करके रखे। तब ऐसे में हम देखते हैं कि यहाँ पर हम 9th लॉर्ड बुध हैं, कि क्या बुध का कोई रत्न पहना सकते हैं? तो हम देखते हैं कि बुध यहां पर 11th हाउस में बैठे हैं। बुध यहां पर 11th हाउस में बैठे हैं जो कि 10th का धन भाव है। तो यहां पर हमें सीधा सा इंडिकेशन मिलता है कि हम, क्योंकि करियर में इस व्यक्ति को उन्नति मिलने का मतलब है कि इसका फाइनेंशियल और प्रोफेशनल स्टेटस बढ़ना, तो हम यहां पर सीधा सा देखते हैं कि यहां पर हम इसको पहला तो पन्ना पहना सकते हैं। नीलम की जगह, मोती की जगह हम इस व्यक्ति को पन्ना प्रिस्क्राइब करेंगे क्योंकि 11th हाउस में बुध बैठे हैं। दूसरा, हम इस व्यक्ति को 7 मुखी रुद्राक्ष, जो कि शनि का रुद्राक्ष है, 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने के लिए बोलेंगे, क्योंकि 10th लॉर्ड को भी तो किसी तरह से बल देना है ना। 11th हाउस को बल मिल गया, आपका गेन बढ़ गया, किंतु 10th हाउस जो कि करियर का प्राइम हाउस है, आपके स्टेटस का प्राइम हाउस है, जब तक 10th लॉर्ड या 10th के स्वामी को बल नहीं मिलेगा तब तक आपको गेन कहाँ से आएगा? तब हम यहाँ पर इस व्यक्ति को प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप पन्ना और एक 7 मुखी रुद्राक्ष पहने, ताकि आपको आपके करियर में तरक्की मिले। अब एक प्रश्न आता है कि क्या वास्तव में रत्न काम करते हैं? क्या रत्न की जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को हमें उठाकर अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी का सपना देखना चाहिए? क्या वास्तव में रत्न उस कॉस्ट को पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं? तो देखिएगा, पहली चीज़ तो ये है कि ये आपका अपना बिलीफ अगर है कि रत्न काम करते हैं तो आप पहनिएगा। मुझसे पर्सनली अगर कोई पूछता है कि क्या मुझे रत्न पहनना चाहिए, तो मैं मना कर देता हूँ। अगर सामने वाले ने ये बोला, सीधा सा कंसल्टेंसी ही इसलिए ली है कि मेरे लिए इस काम के लिए जेमस्टोन कौन सा सूट करता है या पहनना चाहिए कौन सा, तो मैं उस व्यक्ति को बताता हूँ। अगर मेरे पास आप डायरेक्टली कंसल्टेंसी के लिए आए, आपने कंसल्टेंसी लेना है, आपने अपनी समस्या बताई, तो मैं उसकी रेमेडी के लिए कभी भी आपको जेमस्टोन प्रिस्क्राइब नहीं करता। रीज़न, पहला, जेमस्टोन काफ़ी महंगे होते हैं। दूसरा, ये अपने आप में
पूरी तरह से एक भ्रम है कि कोई जेमस्टोन आपका भाग्य बदल सकता है। अगर आपकी कुंडली में किसी तरह का दोष है, किसी ग्रह का अगर बल कमजोर है, तो केवल ईष्ट कृपा से ही उस ग्रह के बल को बढ़ाया जा सकता है। आपका भाग्य जेमस्टोन नहीं बदल सकता। अगर जेमस्टोन कहीं वर्क करता है तो सबसे ज़्यादा वर्क करता है आपकी फिजिकल और मेंटल एनर्जी पर, क्योंकि हमारा ये शरीर कुछ तत्वों से बना है और जो जेमस्टोन है वो भी किसी तत्व का बना हुआ है। तो जब हम जेमस्टोन पहनते हैं तो हमारी बॉडी में कोई तत्व बैलेंस होने की संभावना होती है, और उस तत्व के इम्बैलेंस से अगर हमारी बॉडी में कोई रोग हो रहा था, हमारी मानसिक स्थिति पर कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा था, तब हम उस जेमस्टोन का उपयोग करके उस सारी चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। तो मैं जब भी किसी व्यक्ति को जेमस्टोन बताता हूं तो सबसे पहले तो केवल उसकी हेल्थ के लिए बताता हूं। अगर आपको लगता है कि आप भाग्येश का जेमस्टोन पहन लेंगे तो आपका भाग्य बहुत साथ देने लगेगा, तो ये आपका बिलीफ हो सकता है। अगर आप अपने इस बिलीफ के साथ मुझसे कभी कोई कंसल्टेंसी लेते हैं या आप पहनना चाहते हैं तो डेट इज़ ओके, वो आपका अपना बिलीफ है। तो मैं आपको इतना कर सकता हूं कि आपकी कुंडली के अनुसार कौन सा जेमस्टोन आपको नुकसान नहीं देगा, कौन सा आपको फ़ायदा दे सकता है, वो आपको बता सकता हूं। तो मैं कभी भी अपनी तरफ से किसी को जेमस्टोन प्रिस्क्राइब नहीं करता हूं। कोई बता ही नहीं सकता मेरे इस करियर में कि मैंने उस व्यक्ति को कोई जेमस्टोन बेचा है या अपने से बोला। आपने पूछा तो मैं बिल्कुल आंसर करूंगा, मगर आंसर करूंगा पूरे लॉजिकल एनालिसिस के बाद में कि कौन सा जेमस्टोन आपको नुकसान नहीं करेगा। अब जैसे कि मान लीजिएगा इस कुंडली में ये व्यक्ति मुझसे आगे कहे कि मुझे हेल्थ इशू हो रहा है। अब हेल्थ इशू अगर किसी व्यक्ति को हो रहा है तो हम कौन सा रत्न बनाएंगे? लग्नेश का बनाएंगे, है ना। मैं देखता हूं इस कुंडली में लग्नेश शुक्र है और शुक्र एक जलीय राशि में बैठे हैं। तो अगर मैं इस व्यक्ति को हीरा पहना दूंगा, डायमंड पहना दूंगा, तो इस व्यक्ति को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगे। इस व्यक्ति को हो सकता है डायबिटीज़ हो जाए, इस व्यक्ति को यूरिनरी सिस्टम में किसी तरह का इन्फेक्शन होने की संभावना होगी। तब ऐसे में मैं इस व्यक्ति को कभी भी ये प्रिस्क्राइब नहीं करूंगा कि आप शुक्र का रत्न पहनो। तो इसलिए पूरे विश्लेषण के बाद ही कोई जेमस्टोन पहनना चाहिए। ये भी सिस्टम नहीं है कि 159 का पहन लीजिएगा। हालांकि ये सिस्टम जरूर है कि कोई ग्रह अगर 6, 8, 12 में बैठा है तो उसका जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए। अब मान लीजिएगा यहाँ पर अगर शुक्र इनका कन्या राशि में होता, 12th हाउस में पहुँच गया होता, उस कंडीशन में भी मैं लग्नेश को बल देने के लिए इनको शुक्र का रत्न नहीं बनाता। अब आपका प्रश्न होगा कि लग्नेश को बल देने के लिए यहाँ पर मैं इनको कौन सा रत्न पहना सकता हूँ। मान लीजिएगा दोनों ही कंडीशन है कि शुक्र तो कर्क राशि में है या शुक्र कन्या राशि में है, और ये व्यक्ति हेल्थ को लेकर प्रश्न आया है, हेल्थ के लिए कोई जेमस्टोन बनना चाहता है, तब मैं इनको यहाँ पर अगेन 7 मुखी रुद्राक्षी बोलूँगा। रीज़न क्या है कि शुक्र कर्क राशि में है, शुक्र की डिपॉजिटर मकर राशि में है, जो कि लगन कुंडली के पंचम भाव की राशि है, और शुक्र के डिपॉजिटर शनि इस कुंडली में क्योंकि अपने से 12th गए हैं, तो ऐसे में मैं नीलम यहां पर फिर भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो बेस्ट क्या है कि इस व्यक्ति को 7 मुखी रुद्राक्ष पहनाया जाए ताकि इस व्यक्ति की हेल्थ में किसी तरह का बूस्ट आ सके, इसको कम से कम नुकसान तो ना हो। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि फ़ायदा किसी व्यक्ति को भले ही देर से दिखे या ना दिखे, मगर नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो हमारी कंसल्टेंसी की फ़ीस भी दे रहा है, हमारे कहने पर जेमस्टोन भी खरीद रहा है, और उस जेमस्टोन को पहनने के बाद उसकी हालत ही बिगड़ गई। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि व्यक्ति ने किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने पर कोई जेमस्टोन पहन लिया, और उस जेमस्टोन को पहनने के बाद उसको अलग अलग तरह की समस्या हो गई, स्पेशली हेल्थ के लेवल पर, किंतु उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि इस जेमस्टोन को पहनने के कारण मुझे ये समस्या हुई है। क्योंकि ये चीज़ तो साधारण व्यक्ति की समझ की नहीं है ना। उसने पहन लिया, समस्या हो गई, वो डॉक्टर के चक्कर काटता फिर रहा है। हो सकता है कि उस जेमस्टोन को पहनने के बाद उसका माइंडसेट प्रोफेशनली काफ़ी स्ट्रांग हो गया हो
किंतु आपको अगर डॉक्टर्स के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, आपने जो इनकम गेन की है वो सारी की सारी अगर मेडिसिन में चली गई, तो ऐसे जेम स्टोन का फ़ायदा क्या है। तो इसलिए जेम स्टोन कभी भी पहने तो बहुत देख समझ के पहने। और एक जवाब उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि 6-8-12 के स्वामी के भी मैंने जेम स्टोन पहनाए, या 6-8-12 में ग्रह बैठे तो उनके भी जेम स्टोन पहनाए, तो मैं उनको एक ही जवाब देना चाहूँगा, रत्नों में नीलम को सर्वाधिक प्रभावी माना गया है। अगर प्रैक्टिकल करना है ना, ईमानदारी से प्रैक्टिकल करना है, केवल यूट्यूब पर आकर या इंस्टा पे आकर केवल कुछ से कुछ बोलना है, उसके अलावा वास्तव में प्रैक्टिकल करना है ना। खुद अगर आपका कोई क्लाइंट है जिसका शनि 12th हाउस में या 6th हाउस में या 8th हाउस में बैठा है, या शनि लग्नेश होकर 6-8-12 में गया, उसको नीलम पहला कर देख लेना और उसको ऑब्जर्व करना। उसको हाई लेवल के हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाएंगे, उसकी लाइफ में उथल पुथल मच जाएगी। ये कहने की बातें हैं कि मैंने उसका बना कर देखा, उसका बना कर देखा। हाँ, टेम्परेरी लाइफ में कोई इश्यू है तो आप टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए कोई रत्न पहना सकते हैं। व्यक्ति ने कहा कि मेरी शादी नहीं हो रही या मेरा रिश्ता फिक्स नहीं हो पा रहा, तो ठीक है, अगर शनि सप्तमेश है, सप्तमेश होकर 12th हाउस में पहुंच गया, तो आप उस व्यक्ति को कह दो कि आप जब तक शादी नहीं आती है, जब तक रिश्ता फिक्स नहीं हो जाता, तब तक नीलम पहन लो। मगर वहाँ पर भी क्योंकि नीलम की कॉस्ट ज़्यादा है, अगर सामने वाला दिखता है कि उतना अमीर है कि खरीद सकता है, पहन सकता है, तो आप उसको बता दो कुछ दिनों के लिए, मगर ज़्यादा दिन के लिए नहीं। कुछ दिनों में भी, क्योंकि बहुत प्रभावी रत्न होते हैं बहुत से, तो कुछ दिनों में भी उसकी लाइफ में अप एंड डाउन्स जरूर आएंगे। किंतु हाँ, एक काम को करने के लिए कुछ दिनों के लिए उस चीज़ को झेला जा सकता है। मगर मैं फिर भी कहूँगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि 7th लॉर्ड का रत्न पहन ले तो आपकी शादी फिक्स हो ही जाएगी। कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, तो इसलिए रत्न की अपेक्षा रुद्राक्ष पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो जुड़ेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।